Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to start a new chapter from class 12th physics और आज का जो चैप्टर यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए चैप्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं भैया। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहले मीनिंग क्या है भाई, सबसे पहले बेसिक मीनिंग तो सीख ले हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम लोग कह रहे हैं वो क्या है, तो जब कभी भी किसी कॉइल में या किसी कंडक्टर में फ्लक्स, अब ये फ्लक्स क्या होता है तो अभी थोड़ी देर के लिए समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होने का फिनोमिना है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं यहां पर, द फिनोमिना ऑफ व्हाट, द फिनोमिना ऑफ व्हाट, प्रोड्यूसिंग एन induced EMF in a conductor और अ कंडक्टिंग कॉइल। ठीक है, और अ कंडक्टिंग कॉइल, ध्यान रखना ये जो टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, कंडक्टिंग coil, the phenomena of producing an induced EMF in a conductor or a conducting coil due to change in flux, change in flux। अभी ये के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपको फ्लक्स वाली टर्मिनोलॉजी अभी नहीं मालूम है, तो अभी आप यहां पर लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, साथ में लिखते चलिए मैग्नेटिक फील्ड is called as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है इस चैप्टर का नाम। ठीक है, नाम की डेफिनेशन हो गई, नाम जरूरी है, यस और नो। तो अब यहां पर देखो इस वाली डेफिनेशन के अंदर में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी दिख रही होंगी, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक पॉइंट ये आ गया जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है यहां पर, इन अ कंडक्टर और अ कंडक्टिंग कॉइल। तो मतलब हम लोग कंडक्टर के लिए भी बात करेंगे और एक कंडक्टिंग कॉइल के लिए भी बात करेंगे। अब यहां पर देखिए, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स मतलब अभी एसोसिएटेड वर्ड है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, और इसे हम लोग नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बताई है कि भैया मैग्नेटिक कोई भी कंडक्टर या किसी कंडक्टिंग कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसके कारण हो रहा है बेटा, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एनालॉग है पूरा का पूरा, तो उसी के बेसिस पे चलना है। जैसे वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ गिवन एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहां पर आपके पास में एक डेफिनेशन आएगी फ्लक्स के लिए, जो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रहेगी। ठीक है, और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ये डेफिनेशन है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यहां पर बात करनी है। एकदम सिंपल चीजें हैं। देखो एक बात समझ लीजिए, डरना नहीं है, यदि डरोगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, डरोगे नहीं तो चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, बस यहां पर देखो, अब देखो कई लोग सोच रहे होंगे सर आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, होता है ना सब लोगों के मन में जिज्ञासा। तो अब जब लेक्चर चल रहा है तो आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा। तो मैंने सबसे पहले आपको बस एक डेफिनेशन बता दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये एक फिनोमिना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये एक फिनोमिना है जो क्या बताता है कि भाई किसी कंडक्टर या कंडक्टिंग कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होने का फिनोमिना है। और ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है, तो भैया ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे आगे चल के कुछ लॉज के जरिए बताया गया। आगे चल के आपके पास में फैराडे के लॉ आएंगे, फिर लेंज के लॉ आएंगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा भैया ये लॉज के कारण हो रहा है। लेकिन ये जो लॉ है वो बेसिकली कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट से ही आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कहां पर आए हुए,
एक्सपेरिमेंट से ही आए हुए हैं। और इन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कौन कर चुके थे? ऑयस्टर्ड करके जो साइंटिस्ट थे आपके, कौन साइंटिस्ट थे? ऑयस्टर्ड। स्पेलिंग भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी यही, OERSTED, ऑयस्टर्ड। जो बोलना है आपको बोल लीजिए, प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है ना। अब पकड़ोगे बराबर। सर अभी तो बोला नाम तो इंपॉर्टेंट है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब यहां पर हम लोग अगला जो पॉइंट यहां पर शुरू करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इस छोटे से टॉपिक के बारे में। इस छोटे से टॉपिक के बारे में मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ magnetic field lines, the total number of magnetic field lines, total number of magnetic field lines through a given area, through a given area, through a given area is called as मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? किसी भी गिवन एरिया में आप कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसे आप काउंट कर लीजिए, वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। क्या ऐसा होगा? तो बेसिकली देखो आगे चल के मैं इसमें और थोड़ी थोड़ी सी चीजें यहां पर ऐड होंगी, लेकिन पहले सिंपल जो डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीटेड है, ठीक है? ध्यान रखना, दिस डेफिनेशन इज स्टिल इनकम्प्लीटेड, अधूरी है ये। अभी अधूरी है, थोड़ी सी हम लोग इसमें और चीजें डालेंगे जब मैं ये फ्लो के साथ में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो हम लोग एक छोटे से एरिया के बारे में सोचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया के बारे में सोचते हैं। और लेट्स से ये मैंने ऐसा एक एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया है जो है ds, जो क्या है? एक छोटा सा एरिया है ds। और इसका जो मुंह है, मान के चलो, अब देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा बनाना चाहिए था मेरे को पहले, ठीक है, ये ऐसे बना दिया। और यहां पर ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? यहां पर ये क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है। मान के चलो ये जो एरिया था आपका, ये ds जो है वो ये वेक्टर के फॉर्मेट में डाल दूं तो ये इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा था। और यहां पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था और इनके बीच का एंगल थीटा था। इनके बीच का एंगल कितना है? ये एंगल है आपका थीटा। तो यहां पर जो सवाल उठता है वो सवाल ये उठता है कि भाई हम कौन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे? तो हम लोग बात करेंगे उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में विच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा जो इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, ठीक है? यदि मैंने ये एंगल थीटा माना है तो ये आपका रहेगा b cos थीटा और ये रहेगा आपका b sin थीटा। बोलो सही है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉग है, टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई जब हम लोग यहां पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहां पर एक पॉइंट और ध्यान देना जरूरी है, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस which are perpendicular to the surface। जिस एरिया की आप बात कर रहे हो उस एरिया के, उस सरफेस एरिया की क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये वाली कहानी यहां पर निकल के आती है। यदि मैं ऐसा मान लूं कि इस एरिया को स्मॉल एरिया मान लें, तो स्मॉल एरिया वेक्टर में यदि मुझे फ्लक्स लिखना है तो मैं फ्लक्स लिखता हूं फाई बराबर b इंटू b cos थीटा इंटू ds, ठीक है? और यदि मुझे वेक्टर फॉर्मेट में यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करने पर मैं कहता हूं ये हो जाएगा b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? जिसे मैं वापस से फिर से लिख देता हूं कि भैया आपका जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल फाई, तो ये आएगा b इंटू ds इंटू कॉस थीटा। बोलो सही है क्या? यस और नो? बोलो यस और नो। अब यहां पर हम लोग एक चीज और कर लेते हैं। क्या करते हैं? मैंने बोला इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास में कॉस थीटा बराबर कॉस 0
इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फाई बराबर बन जाता है बी डॉट डी एस। अब मान के चलो यदि एरिया को मैंने स्मॉल लिया है, मान के चलो मैं एरिया को यदि स्मॉल ले रहा हूं तो इस फ्लक्स को भी स्मॉल ले लेता हूं, तो इस केस में आपके पास में एक चीज बन के आती है बी बराबर डी फाई बाई डी एस। बोलो यस और नो, यस और नो। आपने बोला सही बात है। अब इसको जरा हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। और समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो समझने के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये क्या खुल गया, ओके। डायग्राम को देखो, देखो यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल सी लाइन सी दिख रही हैं, ये लाइन सी दिख रही है, पीछे काला दिख रहा है, ये थोड़ी सी येलोइश कलर आ रहा होगा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, ये जो है, अब इसको जरा देखने की कोशिश करिए, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने किसी एक एरिया में से पास होती हुई बताई हैं, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर यदि मुझे बात करनी है फ्लक्स के लिए, तो मैं एक एरिया लेके आता हूं, तो मैंने एक छोटा सा एक शीट जैसा कुछ तो भी ले लिया, और उसके लिए ये है एरिया वेक्टर, उसके लिए क्या है, ये एरिया वेक्टर है। अब यदि मैं इसको इसमें इंसर्ट करा देता हूं तो मैं क्या पाता हूं, जरा देखिए, मैं पाता हूं कि इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है। मतलब देखो ये एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं जिसके परपेंडिकुलर, इसको हम लोग काउंट कर लेते तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर देते बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहां पर देखिए अभी जो एंगल है, रुक थोड़ा सा पीछे, हाँ अब यहां पर देखिए इस समय क्या हो रहा है ना, कि अब ये यहां पर 3D व्यू में देखने की कोशिश करिए, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया बी ए कॉस 0, बी ए कॉस 0। लेकिन यदि मैं इस एरिया को धीरे धीरे क्या करता हूं, चेंज करता हूं, तो देखो एरिया को चेंज करने के लिए देखो मैं यहां पर आपके सामने आ रहा है, देखो धीरे धीरे देखो ये एरिया चेंज होने लग गया, एंगल बनने लग गया, एंगल बनने लग गया, इधर में भी देखिए ऊपर भी देखिए, देखो ये ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसे आती है कि ये जो एरिया की स्ट्रिप है वो पूरी तरह से 90 डिग्री पर रोटेट कर जाती है, और जब ये 90 डिग्री पर रोटेट कर जा रही है तो अब देखिए क्या हो रहा है, क्या अब इस शीट में से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। अब हम इसका व्यू देखते हैं, देखो ऊपर से आके देखो, ऊपर से आके देखो, ये सब इसके आजू बाजू से गुजर गए, इसमें से कोई पास नहीं कर रही है, इसमें से कोई पास नहीं कर रही है, मतलब आपका इस वाली सिचुएशन में फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। एरिया वेक्टर, देखो एग्जाम में जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं वो यही होते हैं, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड के, यस और नो, बात समझ में आ रही है। तो आपका फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया है, यस समझ में आया, सिंपल सा पॉइंट था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। चलो ठीक है, ये फ्लक्स के बारे में मैंने यहां पर आपको छोटी छोटी सी चीजें यहां पर बताने की कोशिश करी। तो मतलब ये आप कह सकते हो यहां पर देख के कि जब आपके पास में थीटा इक्वल्स टू 0 है तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू डी एस, या ए जो भी लेना है, मैं मान के चलता हूं ए ले लेता हूं, इस एरिया को मैंने ए कंसीडर कर लिया। और फाई मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यस और नो। अब ये कब हो रहे हैं आपके पास में, जब है आपका थीटा बराबर 0 डिग्री और जब है आपका थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये जो एंगल कंसीडर किए गए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कंसीडर किया गया है। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, श्योर है, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे की दिशा में, और यहां पर हमारे पास में आते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पर हमारे पास में कुछ लॉज के बारे में हम लोगों को बात करनी है, और इन लॉ में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है फैराडेज लॉ। किसका नाम आता है बेटा, फैराडेज लॉ। किसका नाम आता है, फैराडेज लॉ।
फैराडे मत कर देना, पता लगा आपने लिख दिया फैराडे सर के नियम, है ना हिंदी मीडियम। तो फैराडेज लॉज में हमारे पास में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि भैया पहला नंबर डाल दिया, मतलब फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो यहां पर ध्यान रखना, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनते चलना। फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ कहता क्या है, आखिर क्या कहता है आपका फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी सिंपल सी बात कहता है, और वो सिंपल सी बात क्या कहता है कि whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, हम देखो कुछ भी लिख सकते हैं, हम कॉइल ले लीजिए या कंडक्टर ले लीजिए, लेकिन जनरली हमारे पास में जो लॉ दिए गए थे कॉइल के लिए लिखे गए, तो हम लोग कॉइल लेते थे। कॉइल, whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, an EMF is induced। फैराडे के प्रथम नियम में बस इतना ही बोला गया है कि जब भी कोई कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित होगा, जब भी किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो उस कुंडली में एक ईएमएफ विद्युत वाहक बल इंड्यूस होगा या प्रेरित होगा। ठीक है, ये इतना सा आपका फैराडे का प्रथम नियम है। इसमें कुछ नहीं बोला गया है कि किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, नंबर बढ़ाने वाली बात है और कुछ नहीं है। ये पहला नंबर था, दूसरे नंबर में उन्होंने आके कह दिया, दूसरे नंबर में उन्होंने बहुत थोड़ी सी और चीजों को एडवांस लेके गए। उन्होंने बोला कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, देखो यहां पे से बोला कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना होगा भाई वो तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, थोड़ा पीछे आते हैं, the magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly, देखो यहां पर शब्दों को ध्यान से देखना, directly proportional to rate of change in flux, क्या ये बात समझ में आ रही है? The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change in flux। बस इतना कह के उन्होंने दूसरे लॉ को खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहां पर है ना, अब इस चीज को भी हम लोगों को समझना है। अब यहां पर हो क्या रहा है, बेसिक सी बात, इन्होंने बस ये दो लॉ दे दिए और बोला है कि इस लॉ को यदि मैं समझता हूं तो मैं मान के चलता हूं, माना कि मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ को लेट से मैंने ई मान लिया थोड़ी देर के लिए, और बेटा मैंने फ्लक्स को मान लिया फाई। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ई का जो मैग्नीट्यूड है, तो ई का मॉडा है ना, समझ में आता है ना ये शब्द, मॉड ऑफ ई इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सॉरी, यहां पे एक गड़बड़ी कर दी मैंने, क्या गड़बड़ी कर दी बताओ, क्या गड़बड़ी करी? प्रपोर्शनल, सिर्फ उन्होंने प्रपोर्शनल के ही बारे में बोला, उसके आगे कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वो सब तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने बोला E इक्वल टू सम कांस्टेंट, भैया कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, और इनटू डी फाई बाय डी टी। बोलो सही है क्या? यस। तो अब इस कांस्टेंट को उन्होंने के नाम दे दिया, तो E बराबर के डी फाई बाई डी टी। ऐसे आगे आगे कहानी चलने लगी, तो क्या पाया गया कि भैया देखो E क्या है, ईएमएफ है,
तो ई की यूनिट क्या आएगी, वोल्ट में आएगी। फाई क्या है, फ्लक्स है, और फ्लक्स किस में होता है, वेबर में होता है। और टी क्या है, यहां पर टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। तो यहां से उन्होंने बोल दिया कि भैया यदि मैं यूनिट्स वगैरह का यूज करता हूं तो के की जो वैल्यू आई उन्होंने क्या निकाल दी, 1 निकाल दी। और 1 निकालने के पश्चात उन्होंने शांति से कह दिया E बराबर डी फाई बाई डी टी। लेकिन देखो ये आगे चल के ट्विस्ट आएगा, ये तो अभी फैराडे के हिसाब से चल रहा है, फैराडे सर के हिसाब से चल रहा है भैया, बिल्कुल बिल्कुल लेंज वगैरह की कोई यहां पर इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी तक नहीं आया है। तो देखो परेशानी कहां पे हो रही है, परेशानी ये हो रही है भाई कि यदि ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यदि ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसकी कोई तो कोई डायरेक्शन होनी चाहिए ना, कि भैया किधर पॉजिटिव माने किधर नेगेटिव माने। इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया मुझे नहीं मालूम, मैंने तो इतना बता दिया, उस ये कम है क्या। हाँ सही बात है, होते कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, मैंने इतना बता दिया वही कम है क्या। गेटिंग माई पॉइंट। तो E बराबर डी फाई बाई डी टी, ई बराबर क्या है, डी फाई बाई डी टी। यहां तक की कहानी हमारे पास में आने लग गई। चलो अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी को समझते हैं कि बेसिकली देखो ये जो चीज लिखी हुई ना, E बराबर डी फाई बाई डी टी, या मैं ये बोलूं कि फैराडे सर ने जो नियम दिए हैं उनसे मैं क्या सोच सकता हूं। मान के चलो यदि डी फाई बाई डी टी, इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, यस और नो। तो मैंने बोला कि भैया यदि डी फाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है तो ई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि डी फाई बाई डी टी जो है यदि ये कम हो जाता है, यदि ये कम हो जाता है तो ई भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और यदि फ्लक्स चेंज नहीं होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यदि 0 हो जाती है तो ई भी 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये सिंपल सी कहानियां थी, इस कहानियों के बेसिस पर हम लोग कुछ अभी चीजें यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। चलो भैया देखो, देखो देखो भाई, ये है एक प्यारा सा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये गैल्वेनोमीटर देखो, बेसिकली यहां पर एक बात ध्यान रखना, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ को यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। डायरेक्शंस को देख के बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि कौन सी डायरेक्शन कहां पे आ रही है, बस अभी सिर्फ आपको इतना देखना है कि डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो इसको बस हम लोग यहां पर समझते हैं, फिर मैं आगे की बात करूंगा, फिर मैं लेंज सर को भी थोड़ी हम लोग छोड़ेंगे, आज ही उनको भी निपटा लाएंगे, है ना। चलो तो भैया देखो, ये आपके पास में एक कॉइल है और इस कॉइल को मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। क्या देता है बेटा गैल्वेनोमीटर, आपको किसी भी कॉइल में से या किसी भी सर्किट में से फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन के बारे में सिर्फ बतलाता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बतलाता। हाँ, हम लोग मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में पढ़ के आए कि इस गैल्वेनोमीटर को मैं चाहूं तो एमीटर में कन्वर्ट कर लूं या चाहे तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर लूं। कैसे करते हैं, यदि आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिसे शंट रेजिस्टेंस कहेंगे। और यदि मैं इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इसके सीरीज में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा। ये बेसिक बात आप जानते हैं, ठीक है। तो अभी ये गैल्वेनोमीटर लिखा है, मतलब इट इज जस्ट गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको उन डायरेक्शंस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस अभी आप कुछ छोटी छोटी चीजों को देखिए। बाद में हो सकता है मैं इसी वीडियो को वापस चलाऊं, कब, जब लेंज लॉ पढ़ा दूंगा और सारी चीजें पढ़ा दूंगा। अब आगे आ जाओ, अब जरा देखिए। अब बेसिकली देखो, फैराडे सर के नियम के अनुसार, फैराडे सर का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि जब कभी भी whenever there is a change in the magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, then an EMF is induced in the coil. यदि कॉइल में EMF इंड्यूस हो रहा है और यदि वो कॉइल जो है वो क्लोज्ड पाथ में है, शब्दों के चयन में मैं सावधानी रख रहा हूं,
तो आपको भी ध्यान से सुनना है, एवी हमें में बातें नहीं करनी है, फॉरवर्ड करते हुए आगे नहीं चलना है, थोड़ा सा रुक जाइए, यहां पे कॉन्सेप्चुअल बातें चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, ये बात मैं बोल रहा हूं क्या? नहीं, अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में ये बातें किसने कही हैं? फैराडे सर ने कही हैं। कहां पर कही हैं? अपने प्रथम नियम में, अपने फर्स्ट लॉ में कही है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा दिया पहले लॉ में कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल देन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस। अब यदि ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया, मतलब वहां पर आपके पास में वोल्टेज मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ऐसा आप कह लीजिए। और यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ये जो कॉइल है इसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा। यदि ये क्लोज पाथ में है, ध्यान रखना मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, इफ इट इज इन अ क्लोज पाथ, यदि क्लोज पाथ में नहीं है तो करंट फ्लो हो जाएगा क्या? कूद के जाएगा क्या करंट आगे? बात समझ में आ रही है? सो पॉइंट्स पर फोकस रखो, जो मैं छोटे छोटे पॉइंट बोलता हूं, क्योंकि सवाल आएंगे तब मत कर देना, है ना। चलो, तो कहानी यही है कि भैया ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अब मैंने इसको क्लोज बना दिया है, पूरा सर्किट कंप्लीट है। यदि पूरा सर्किट कंप्लीट है मतलब इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। अब किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो डायरेक्शन के बारे में फैराडे सर ने कुछ नहीं बोला, वो किसने बोला? लेंज ने बोला। तो अभी हम लोग रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ते हैं कि भैया देखो, अब यहां से फ्लक्स चेंज कराना है, तो मैंने क्या किया, एक मैग्नेट को लेके आया, ठीक है। अब देखो ये मैग्नेट जब मूव कर रही है तो पाया गया, अब देखो यहां पर ध्यान से देख लो क्या हुआ था। जब ये मैग्नेट इसके पास आ रही थी, मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो जब ये पास आ रही थी तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो बस हम लोगों ने जो फ्लक्स डाला, तो हमने क्या किया, इसको जब पास लेके आया तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होने लगा। अब ये जैसे जैसे मैग्नेट और पास आएगी, तो बेटा इसमें से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और यदि इसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और यदि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस कॉइल का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, हमने इसको क्लोज पाथ में डाल दिया, तो इसमें करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा, मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा। और करंट यदि कुछ फ्लो हुआ है तो दैट विल बी शोन बाय द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। उसे हम लोग गैल्वेनोमीटर में विचलन के तौर पर देखेंगे या विक्षेपण के तौर पर देखेंगे, यस और नो। तो वही कहानी मैंने यहां पर करी। तो जब इस मैग्नेट को पास लेके आया गया तो इसमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला। आप वापस से रिकॉल कीजिए डिफ्लेक्शन किधर आया था अभी, ठीक है। तो वापस थोड़ा सा मैं जाता हूं, हाँ ठीक है। तो भैया जब इसको लेके आया तो इसमें एक डिफ्लेक्शन दिखा दिया गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा दिया, और जैसे इसको रोक दिया डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको पकड़ के बाहर खींचा। अब जैसे ही हम लोग इसको पकड़ के बाहर खींचेंगे तो क्या हो रहा है, फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। भैया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की बात कही है, कभी ये नहीं बोला गया कि इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए, ये बात तो हम बाद में करेंगे। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इस बात पर भी तो डिपेंडेंसी बढ़ती है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कितना तेज या कितना धीरे चेंज हो रहा है। तो जितना तेज चेंज होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ई का वैल्यू ज्यादा होगा। ई का वैल्यू ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस सेम है तो करंट ज्यादा होगा, मतलब करंट ज्यादा होगा, मतलब डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये सिंपल सी बातें यहां पर दिखाई जा रही हैं, ठीक है। पहले स्लो स्लो लेके आए थे, फिर बाद में फास्ट फास्ट लेके आए। अब इस बार हम लोगों ने मैग्नेट के पोल को चेंज कर दिया, नॉर्थ कर दिया। तो अब देखो नॉर्थ वाले केस में जब पास लाया गया तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल दी गई है। अब इस मैग्नेट को फिर से बाहर निकालेंगे। जब हम लोग इस मैग्नेट को फिर से बाहर निकालेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। जब एक बात यहां पर आपने नोटिस करी होगी, यदि आपने ध्यान से देखा है तो, जब साउथ पोल को इधर में लेके आया था तो मैंने डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाया था, और जब नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है गैल्वेनोमीटर में। मतलब डायरेक्शन सेंस को रखा गया है बस समझाने के लिए कि भई ये दोनों केस में अलग अलग चीजें हो रही है, डिफ्लेक्शन अलग अलग आ रहा है। तो फैराडे सर ने ईएमएफ की जो डायरेक्शन उसके बारे में कुछ बताया अपने नियमों में? बिल्कुल नहीं बताया। उन्होंने बोला भी भाई होगा कुछ, तो भी कितना होगा क्या होगा उसे हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, पूरी समस्या फैराडे सर पे डाल के थोड़ी बच सकते हैं ना, यस और नो। चलो अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये फिजिक्स वाले फैराडेज लॉ हैं, केमिस्ट्री में आपके अलग हैं, वो W बराबर ZIT वगैरह जो लगाते हो उनको मत यहां पे लिखाना गलती से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वापस से फास्ट किया, ये अलग किया, देखो ऐसा हुआ। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस मैग्नेट को हटा के साइड में रख लेते हैं, और हम लोगों ने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, या मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब
कोई कॉइल में से करंट पास किया जाता है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो हमने यहां पर भी कुछ ऐसा ही करके देखा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो हमने पाया कि जैसे इसको की को किया हम लोगों ने क्लोज, तो एक इंस्टेंट के लिए इसमें डिफ्लेक्शन आया। फिर इसको हम लोगों ने पास लेके गए, तब भी इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, रोक दिया, डिफ्लेक्शन खत्म, दूर लेके जा रहे हैं वापस से, फिर डिफ्लेक्शन आ रहा है। मतलब हर बार डिफ्लेक्शन तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो इसमें डिफ्लेक्शन, इसको दूर लेके गए तो फिर इसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई। अब जैसे की को क्लोज किया तब डिफ्लेक्शन आया था इंस्टेंट के लिए, आया था कि नहीं आया था? रिकॉल कीजिए, जब की को क्लोज किया गया था तो एक छोटा सा इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन आया था, यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो। हाँ, जैसे ही इस की को क्लोज किया जाता है तो इसमें से करंट फ्लो होता है, और जैसे करंट फ्लो होता है तो एक इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन यहां पर देखने को मिला होगा आपको, छोटा सा डिफ्लेक्शन यहां पर देखने को मिलता है। यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं आपकी तसल्ली के लिए, एक बार, ज्यादा लंबा तो है नहीं ये वैसे वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, तो 2 मिनट में शांति से खड़ा रहता हूं, तब तक आप देख लीजिए इसमें, ठीक है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चुंबक पास आ रही है, इसमें से फ्लक्स गुजरने लगा, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा। मैग्नेट के रुकते ही डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 हुआ। फिर हम लोगों ने मैग्नेट को बाहर खींचा, जब मैग्नेट को बाहर खींचा तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल रही है। ये सारी बातें फैराडे सर ने नहीं बताई हैं, लेकिन हमने ये सब एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, तो जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया उनको लाया गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने जल्दी से लेके आए, मतलब थोड़ा तेज लेके आए, तो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज्यादा आया। तेजी से बाहर निकाला तो डिफ्लेक्शन तेजी से बढ़ता है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। फिर मैग्नेट को घुमा दिया, नॉर्थ पोल लेके आए, जब नॉर्थ पोल लेके आए तो हमने देखा कि जब साउथ पोल के केस में जो डायरेक्शन आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन आ रही है नॉर्थ पोल के केस में, जब नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास लेके आया। वैसे ही जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तब भी कुछ अलग जैसी सिचुएशन यहां पर बनती है। तो ये सारे केसेस को हम लोगों ने यहां पर कंसीडर करने की कोशिश करी है, छोटे छोटे से हिस्सों के अंदर में। फिर हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ के ही आए हैं, तो वहां पे हम लोग जानते हैं कि भैया मैग्नेट को हटा के यदि मैं एक कॉइल ले लूं और उसमें से भी करंट फ्लो करवा दूं तो वो भी तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी होगा। यस और नो? अब यदि वैसा होगा तो यहां पर देखिए ये साउथ पोल बनते हुए नजर आ रहा होगा आपको, तो इंस्टेंटेनियस एक छोटा सा डिफ्लेक्शन आया, फिर इसको पास में लेके गए करंट फ्लो करा के तो इस फिर डिफ्लेक्शन आया, दूर लेके जा रहे तब डिफ्लेक्शन आ रहा है। लेकिन हर केस में जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो आपकी अलग अलग आती है, बस ये हम लोगों ने यहां पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है, ठीक है। यस और नो? चलो, सो हम लोगों ने इतना सीख लिया, ये है आपके फैराडे के लॉ। फैराडे सर ने 2 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, दोनों को एसोसिएटेड यहां पर चीजों को हम लोगों ने कर लिया है। क्लोज, ठीक है, बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? तो मैं बोलूंगा ठीक है सर। अब यहां पर देखिए जो इंड्यूस ईएमएफ है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, एज पर द फैराडेज लॉ E बराबर है डी फाई बाय डी टी। यस और नो? तो मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो कहानी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो कहानी है वो एसोसिएटेड है किस चीज से बेटा? देखो एक बात ध्यान रखिए, कुछ चीजें बार बार लिखी जाती है यहां पे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर बार उन चीजों को लिखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से, तो कहानी सिंपल सी बात है कि भैया यदि मैं फ्लक्स चेंज कर सकता हूं, यदि मैं फ्लक्स चेंज कर सकता हूं तो मैं ईएमएफ इंड्यूस कर सकता हूं। यस और नो? तो मेरे मन में एक सवाल उठता है, हाउ कैन वी चेंज द फ्लक्स? भाई सिंपल सी बात है ना, क्वेश्चन आता है मेरे मन में, हाउ कैन वी चेंज, हाउ कैन वी चेंज द फ्लक्स, ठीक है, हाउ कैन वी चेंज द फ्लक्स। अच्छा वैसे मैं बता दूं, कई लोग है ना यहाँ पर जाके ना, अब देख रहे होंगे सर ने स्टेटमेंट सही लिखा ही नहीं है, पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में क्या लिखते हैं उनको, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सही सब कुछ सही लिखा है कि नहीं लिखा है वो भी चेक करेंगे कई लोग बैठ के, है ना। यस मैं जानता हूं ऐसा कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो पक्का मन ही मन में कर रहा होगा। चलो उसको अकेले छोड़ दो जो ऐसे कर रहा है।
हम मुद्दे की बात करते हैं। तो भाई हमारे पास में सवाल यह है कि फ्लक्स को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो भैया फ्लक्स को तो आप तब चेंज कर पाओगे जब आपको फ्लक्स के बारे में पता हो। तो बेटा फ्लक्स के बारे में हम लोग तो सीख के आए हैं, और वो क्या सीख के आए हैं, बी ए कॉस थीटा। देखो चैप्टर की लिंक देखिए, हमने चैप्टर की शुरुआत करी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन कह रही थी द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ईएमएफ इन अ कंडक्टर और अ कंडक्टिंग कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल। तो वो जो फ्लक्स की कहानी थी, वहां से फ्लक्स को पकड़ा, फिर फ्लक्स को डिफाइन कर लिया, और वही फ्लक्स को लेके हम लोग तब से गोल गोल घूम रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। तो यहां पर देखो फ्लक्स कैसे कैसे बदला जा सकता है। भाई फ्लक्स कैसे कैसे बदला जा सकता है। पहला तरीका है कि मैं, वैसे आप देख चुके हैं कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका है कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज परिवर्तितिंग, है ना। तो मेरे पास में E की वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। सो आई कैन से दैट ए कॉस थीटा कांस्टेंट मान लो, तो ये आ जाएगा डी बी बाई डी टी। इसमें सवाल बना सकता हूं मैं, भाई बी दे दूं आपको, बी की एक इक्वेशन दे दूं टाइम में, भैया एक आपके पास में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो समय पर डिपेंडेंट है, बी बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 3, एरिया और थीटा दे दूं, कहानी खत्म कर दूं, सीधा सीधा इंड्यूस ईएमएफ में आप लोगों से पूछ सकता हूं, यस और नो। देखो सवाल कहां बनाया जा सकता है, कहां एग्जामिनर आपसे सवाल क्रिएट करवा सकता है, बस मैं ये आपको बताने की कोशिश यहां पर छोटी सी प्यारी सी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, मान के चलो हमारे पास में एरिया चेंज हो जाए, ओनली एरिया इज चेंजिंग, ओनली एरिया इज चेंजिंग, तो मैं लिख दूंगा E बराबर बी कॉस थीटा इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक है, यस और नो। क्या ये वाली बात समझ में आई। और तीसरा एक और तरीका है कि इफ थीटा इज चेंजिंग, थीटा इज चेंजिंग मतलब क्या था, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज चेंजिंग, तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा, E बराबर बी इंटू ए इंटू डी बाय डी टी ऑफ कॉस थीटा, यस और नो। बोलो यहां तक के पॉइंट में किसी को परेशानी है क्या। तो अब देखो सबसे पहला पॉइंट, हाउ वी कैन चेंज मैग्नेटिक फील्ड ओनली। तो भैया इसका तरीका यह है कि B इज द मैग्नेटिक फील्ड, B क्या है आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये एक समय के फलन के रूप में दिया गया है, फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब क्या, ऐसे ऐसे एग्जांपल दीजिए, बी बराबर 2t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 5, लो भैया हो गया टाइम पे चेंज, हो गया कि नहीं हो गया। कैसे चेंज कर सकता, ऐसे चेंज कर सकता हूं। दूसरा मुद्दा है मेरे सामने, ओनली एरिया इज चेंजिंग, ओनली एरिया इज चेंजिंग। तो देखो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल को सोचिए कैसे। मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, एरिया को चेंज करना है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। देखो ये सारी चीजें आपके पास में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, ठीक है, धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक कॉइल रख दी ऐसे, ठीक है, ये एक कॉइल रख दी, है ना। अब इसकी ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ मान लीजिए x है, और इस समय इसका इतना एरिया जो है वो y वाला एरिया है जो अंदर है, पूरी लेंथ को L मान लीजिए, ठीक है। अब मान के चलो यदि इस कॉइल को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से इसके अंदर में खींचा जाए, इसके अंदर में क्या किया जाए, खींचा जाए, तो क्या यहां पर
फ्लक्स चेंज होगा। देखो थोड़ी देर के बाद मेरी मैं सिचुएशन की इमेजिनेशन करता हूं, तो थोड़ी देर के बाद में ये जो होगी कहीं यहां पहुंच चुकी होगी कॉइल। तो अब देखो अब ज्यादा फ्लक्स इसमें से पास हो रहा होगा और पहले थोड़ा सा फ्लक्स पास हो रहा था। यस और नो? हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब बेसिकली क्यों चेंज हो रहा है फ्लक्स? क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। एरिया के परिवर्तित होने के कारण भी ये कंडीशन पॉसिबल है। यस और नो? ये सब सवाल अब देखो, इस पे डेरिवेशन भी आएगा अभी थोड़ी देर में। हो सकता है आज के लेक्चर में आए, हो सकता है आज के लेक्चर में नहीं आए, वो तो टोटली डिपेंड करता है कि आज हमारे बॉडी के अंदर कितनी ताकत है। यदि आज हमारी बॉडी के अंदर में ताकत ज्यादा है तो हमारा लेक्चर लंबा चलेगा, हमारी बॉडी की ताकत कम हो रही है तो लेक्चर छोटा चलेगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट नियर बाई। ठीक है, ओके। तीसरा सवाल हमारे मन में उठता है वो ये है, इफ थीटा इज चेंजिंग, तो थीटा इज चेंजिंग का डायरेक्शन याद करो। आज के लेक्चर के अंदर में पहले एनिमेशन के अंदर में थीटा चेंज करके दिखाया गया था। पहले ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था। एक काम करते हैं हम लोग, देखते हैं भाई, देखे बिना थोड़ी हम लोग मानेंगे। ओ ओ ओ खुल जा सिम सिम, क्या हो गया? ओ वेयर स्टक। अब मैं सीधा लेके आ रहा हूं यहां तक जो काम की चीज है। ठीक है, आ गया भैया, देखो बी ए कॉस जीरो तक आ गया। अब इसको देखो, जीरो एंगल पे ध्यान दो, कैसे चेंज करता हूं मैं। इस शीट को लेके आया और देखो ये जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसको पकड़ के इधर घुमा रहा हूं मैं, तो थीटा चेंज हुए जा रहा है, थीटा चेंज हुए जा रहा है, थीटा चेंज हुए जा रहा है, थीटा चेंज हुए जा रहा है। जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या ये चीज आप पकड़ पा रहे हो? तो भैया सवाल हैं जो मेरे मन में कुछ उठते हैं, मेरे जहन में कुछ सवाल उठते हैं और उनके उत्तर में देने की कोशिश कर रहा हूं बस। थीटा 90 बराबर, थीटा बराबर 90 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो भैया आपका पहले फ्लक्स बी ए था, बाद में जीरो हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ? तो यदि फ्लक्स जीरो हुआ तो इसके बेसिस पर आगे की बातें हम लोग करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, उसका वरी आप मत करो, है ना? श्योर हैं? तो थीटा इज चेंजिंग। अच्छा, इसके अलावा भी मैं क्या थीटा को ही चेंज करके दिखा सकता हूं क्या आप लोगों को? देखो बेसिकली क्या है ना, थीटा चेंज करने की यदि मैं बात करता हूं तो थीटा तो मैं बहुत सारे चेंज कर सकता हूं, लेकिन अभी आपके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा दिया वीडियो में, वो ज्यादा बेटर था। उसमें आप लोगों को कुछ ज्यादा चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हमारे पास में एक पॉइंट और आता है, वो पता है क्या है? मान के चलो हमारे पास में कोई कॉइल है ना, उसका मैं आपको रेजिस्टेंस दे दूं, उसका मैं क्या दे दूं आपको? रेजिस्टेंस दे दूं। तो क्या मैं उसमें इंड्यूस करंट के बारे में चर्चा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता हूं। भाई देखो सिंपल है कहानी। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो पहले केस में वो शीट जैसा बनाया था, मान लीजिए उसको कॉइल मान लीजिए, इसको सिंपल गोल कॉइल मान लीजिए, वो पूरे शीट को मत मान लीजिए, खाली मान लीजिए उसको, और वो एक शीट मान लीजिए, रेक्टेंगुलर कॉइल मान लीजिए। फिर इसमें भी देखो मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई थी, और कहां पे क्या बनाया था मैंने, देख लेता हूं ना, यहीं पे देख लेता है। हाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड में तो आपको फंक्शन दे दिया सीधा। मैंने यहां पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई जिसको मैंने एरिया चेंज करवाया, और फिर मैंने थीटा चेंज करवाने के लिए भी मेरे पास में एक शीट बनाई थी, उसको एक रेक्टेंगुलर कॉइल ही मान लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज नोन टू यू। सवाल नहीं है, मैंने बोला कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज नोन, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज नोन, ठीक है, मैंने मान लिया वो आर है। और ये किस कॉइल की बात चल रही है? ये उस कॉइल की बात चल रही है थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। ध्यान से रख सुनना, थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, इज चेंजिंग। या तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी बात चल रही है। तो उसका यदि रेजिस्टेंस मुझे नोन है तो भैया मैं यहां पर एक पॉइंट और कह सकता हूं, वो है इंड्यूस्ड करंट। किसकी बात कर सकता हूं मैं बात कर सकता हूं इंड्यूस्ड करंट के बारे में, और उसे मैं लिख देता हूं आई। आई इनसाइड नहीं है इस बार, आई
इंड्यूस्ड के बारे में चर्चा हो रही है, तो बेटा इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस ऐसी, रेजिस्टेंस तो बेटा मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ी आपका इंड्यूस होने लगेगा। हालांकि वो टेम्परेचर, लेंथ और उन सब चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन यहां पर सिंपल सा रेजिस्टेंस ही होगा। नहीं तो पता लगा कई लोगों ने लिख दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, गलत हो जाएगा। हंस क्या रहे हो, IIN बराबर E डिवाइडेड बाई R, और ये जो E है ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम लोगों ने पहले से ही सिंबल बना के रखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कहानी को। तो E को मैं लिख सकता हूं एज पर द फर्डेसर लॉ, डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर, यस और नो, लिख सकता हूं। चलो तो अब इसको वैल्यू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या लिख सकते हो आप लोग, ओके ठीक है, मतलब मेरे पास में कहानी ये है, मैं इसे लिख सकता हूं 1/R और मैं सारा डेटा डी फाई बाई डी टी ऐसे ले लेता हूं, यस और नो। आई इंड्यूस को मैंने ऐसे यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो इंड्यूस्ड करंट से फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वापस घुस सकता हूं, मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करूं। देखो लिंकिंग बहुत पॉसिबल है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूं। हर कॉन्सेप्ट पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो कम से कम 1000 न्यूमेरिकल कराने पड़ेंगे, तब भी नहीं होगा। हमें नीट की एग्जाम देनी है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। जो छोटी छोटी सी चीजें बनती जा रही हैं उनको आपको थोड़ा सा खुद से भी देखने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या देखने की कोशिश करनी है, तो मैंने बोला यार इंड्यूस करंट तक तो मैं पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद में मेरे दिमाग में बात और चलती है यार, आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी, बराबर है, मतलब मैं जानता हूं कि करंट बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बोलो यस और नो। क्या मैं जानता हूं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं? तो भैया आई इंड्यूस्ड यदि मैं बात करता हूं तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता यार यहां पे डी क्यू इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई डी टी, यस और नो। भाई सब कुछ इंड्यूस कर दो, क्या दिक्कत है, यस और नो। तो भाई यहां से हमारे पास में यदि इंड्यूस क्यों नहीं भी करते हो या इंड्यूस चार्ज, बेसिकली बात तो वही चल रही है, तो आप लिख दोगे कैसे, देखो कैसे, ये आई इंड्यूस्ड है, ये भी आई इंड्यूस्ड है और ये भी आपका आई इंड्यूस्ड है, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए इसे डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी मान लेता हूं। तो आप जरा एक बात को देखिए वो क्या आ रही है, आप लिख पा रहे होंगे डी क्यू बाई डी टी बराबर 1/R और डी फाई बाय डी टी, यस और नो। लिख पा रहे हो ऐसे या नहीं लिख पा रहे हो, पहले तो इतना बोलो, बिल्कुल सही है। और यदि इतना लिख देता हूं मैं तो मेरा हाथ, अब हाथ में खुजली मची तो मैंने dt से dt खटा, यस और नो। तो जैसे dt dt खट गया तो आपके पास में dq बराबर 1/R इंटू डी फाई बच गया, मतलब मैं लिख सकता हूं डेल्टा q बराबर डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई r, यस और नो। एक और फॉर्मूला आ गया, लो करो सवाल, कितने सवाल करने, बना लो सवाल, यस और नो। अब डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई आपका डिपेंड करेगा कि भैया फ्लक्स कितना चेंज करवा रहे हो, कैसे चेंज करवा रहे हो। मतलब मैं कह सकता हूं इंड्यूस चार्ज जो है, अब पहले से भी कोई चार्ज नहीं है, मान चलो क्या पहले से, लेट्स से मैंने यहां पर मान लिया कि इफ Q इनिशियल इक्वल्स टू 0 एंड Q फाइनल को यदि मैं मान लेता हूं Q, तो बेटा डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू Q, यस और नो। और यदि ऐसा हो जाता है तो मैं लिख देता हूं Q बराबर फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाय R रेजिस्टेंस। बेटा वो क्या है, जल्दबाजी में टाइम ही लिखने की आदत बनती है तो वो टाइम लिख देते हैं गलती से, कई बार ऐसा हो जाता है गलती से, जानबूझ के कोई नहीं करता, गलती ही होती है इंसान से। भाई इंसान है ना, मानते हो ना मैं इंसान हूं करके, और आप महान इंसान हो, है ना। चलो तो Q फाइ, अच्छा सॉरी,
फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन आर। कर लो सवाल। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे बोलो। सिंपल सिंपल से सवाल यदि मैं यहां पर आपसे पूछता हूं तो क्या आप कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में कोई विकल्प मौजूद नहीं है। ठीक है, श्योर हैं? अब हम लोगों ने जो देखा है अभी तक की कहानी में, अभी तक की कहानी जो है वो एकदम बेसिक थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। फैराडे के नियम के बारे में पढ़ा, लेंज के नियम के बारे में पढ़ा, और ये सिंपल सिंपल सी चीजें हम लोगों ने यहां पर निपटा ली हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है, वैसे देखा जाए तो लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा। उसके आगे हम लोग उनके थियोरेटिकल प्रूफ के बारे में बात करेंगे, कुछ और छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे कि करंट किस प्रकार से चेंज होगा, क्या होगा, तो उसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। लेकिन वो चर्चा हम लोग करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए